जुदा हो गए, विश्वास नहीं होता, जुदा हो गए, ये जो चांद है भ्रम में डालता है। विश्वास नहीं होता, वो जुदा हो गए, ये जो चांद है भ्रम में डालता है। मेरे हर हाल से वाकिफ तो होगा वो, क्योंकि वही है जो मेरे हर एक ऐब जानता है। ये जो दिल बस में नहीं रहा अब, जिद्दी है, सिर्फ तुम्हें मांगता है। लाख समझाया, हद में रहो अपनी, पागल है, हर बार हदे लांगता है। हो गया तिरंगे में लिपटी उसकी लाश आ गई, पिघल उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया। बलिदान को माँ आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी तुझे रोना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र का विषय है बोडो भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास, और इस सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा सर, अध्यक्ष हिंदी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक। सर आपसे अनुरोध है कि आप आए और मंच में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस सत्र के लिए प्रोफेसर नवल पासवान सर, आचार्य शांति संघर्ष एवं प्रबंधन विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय, उनसे आग्रह है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर मुख्य वक्ता के तौर पर अपना स्थान ग्रहण करें। बोडो भाषा एवं तकनीकी शब्दावली विकास विषय के दूसरे मुख्य वक्ता श्री प्रसाद कुमार बोडो जी, सहायक आचार्य, रंगापारा महाविद्यालय, सोनितपुर, असम। सर से आग्रह के आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यह राष्ट्रीय सेमिनार वैज्ञानिक शब्दावली के विकास पर आधारित है, तो बिना किसी अन्य औपचारिकता के मैं सीधे जो है वो ज्ञानवर्धन के लिए आमंत्रित करूंगा। तकनीकी शब्दावली से संबंधित हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि हो सके, उसके लिए मैं बिना किसी औपचारिकता के आग्रह करता हूँ प्रोफेसर नवल पासवान सर से कि आए और इस विषय में हमारा ज्ञानवर्धन करे। प्रोफेसर नवल पासवान सर। नमस्कार। Respected chair and colleagues on the dais and dear participants, this session is devoted to discuss about बोडो भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास, जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे कुछ चंद शब्द बोलना है, इसलिए मैं आ गया। और प्रोफेसर होने के नाते हम किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी समय बोलने के लिए तत्पर रहते हैं। ये प्रोफेसर की खासियत होती है। मैं 10-15 मिनट में अपनी बातों को रखूंगा
और फिर डिस्कशन होगा। तो जितना मेरी जानकारी है, मैं भाषा विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन किसी भी भाषा को जिंदा रखने के लिए, उसका दायरा बढ़ाने के लिए मुझे सरकार से लड़ना पड़ता है। ये अजीब दुर्भाग्य है, सरकार से हमेशा लड़ना पड़ता है। किसी भी भाषा को आप देखिए, पिछले 70 साल में आप किसी भी भाषा का विकास में देखिए तो बिना लड़ाई लड़े हुए उस भाषा को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, और बोडो भी उसमें एक भाषा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। बोडो लैंग्वेज इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लैंग्वेज of the Northeast Indian states. Originally, the language is derived from Sino-Tibetan language family under the Tibeto-Burman group, and the language is closely related to Dimasa, Garo, and Kuk-Bro language of Assam. Bodo language speakers are not only concentrated in Northeast India, but also goes beyond that. Also goes beyond that, which means Bodo speakers are primarily concentrated in Brahmaputra Valley of Assam and its adjacent state of India like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, West Bengal, and neighboring countries like Bangladesh and Nepal. So Bodo language not only people speaks in this region, but also beyond the border, that is Bangladesh and Nepal. And Bodo language has no any particular record regarding its origin. जो भी बोडो जानने वाले हैं, उनको इसके origin के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। ये लैंग्वेज कभी पूरी तरह से रिसर्च में दायरे में नहीं लाया गया है, तो ये सब रिसर्चर का काम है कि इनको रिसर्च के तौर पे थोड़ी और डीपर स्टडी करें। फॉर द राइटिंग पर्पस दे यूज देवनागरी स्क्रिप्ट। अर्लियर दे यूज रोमन स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द बोडो लैंग्वेज, and Bodo language is one of the 22nd languages recognized by the Government of India and included in the 8th schedule of Indian Constitution. I do not know whether Bodo language speakers are celebrating this recognition which has been given in the Indian Constitution or not. But I have seen Hindi Bhasha Divas, we are celebrating every day. Nepali Manyata Divas, Nepali Manyata Divas, they are celebrating in big way, where Nepali speakers are. I have not heard anything about Bodo language, Bodo Divas. So presently, Bodo language was introduced in the medium of instructions in the primary level. Since beginning I say that without any struggle, existence of the language was not possible. So each and every language has a struggle. And who was opposed? Who was the opposing party? We as speakers are supposed to take this issue with the government, and government doesn't reciprocate, then we generally get violent. Generally it takes a form of movement, and Bodo language movement is also visible. You read the history of Bodo movement, you will find how Bodo language movement has been started and how many people have sacrificed their life to recognize Bodo language in the Government of India 8th schedule. Presently, Bodo language being used as a medium of instructions in educational institution up to the secondary level. Those people who are coming from Bodo area, Bodo land area,
they know what is the present status of Bodo language. We are teaching at the primary level and also secondary level. But in college or university, it is not. Is there any department who teaches Bodo language up to master level or PhD level? Our chairperson will focus on that. I have not seen any university in this country who are concentrating their research and teaching on the Bodo language. And Guwahati University has introduced a diploma course in Bodo language in 1994. 1994, Guwahati University has introduced. In 1996, Bodo language has attained a position of the pride with the opening of postgraduate course in Bodo language and literature in the Guwahati University. In 1996, there are numerous famous books on poetry, novel, drama, short story, biography, children's literature and literary criticism written in Bodo. So Bodo has already established in this country under the 8th schedule. As a researcher or as a teacher, our primary job is to take off from the stage where Bodo language stands. And when there is a development of language and recognized by the Government of India under 8th schedule, yesterday we were talking about there are 32 more languages are in the pipeline to recognize in the 8th schedule, and when you are part of the 8th schedule under 22 language, this language needs little more boost. Who will give the boost? Government of India will give the boost. We as a stakeholder will give the boost and recognize at a not only national level but also international level. Nepal and Bangladesh, many people are speaking this language. According to the population census report of Assam 2001, this language speakers has around 13 lakh. But when you look the reality, it goes more than 20 lakh. Because we always exclude those who are speaking Bodo language outside the state or outside country. We never ever count it. So it is our responsibility to see how many people of Nepal and Bangladesh speakers of Bodo language is, and bring together to show that there are millions of people who is Bodo speakers. So बोडो भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास अभी नहीं हुआ है। अभी बोडो भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास नहीं हुआ है। अगर बोडो लैंग्वेज में कुछ किया हुआ है और उसको मैं अगर हिंदी में जानना चाहूँ तो मैं नहीं जान सकता हूँ। सो इट इज एट द नॉनसेंस स्टेज, प्राइमरी स्टेज में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन CSTT का काम है कि बोडो को at par with other language who is recognized by the Government of India should bring. तो पढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले को सुविधा मिलेगा और जो ये दो दिवसीय संगोष्ठी है, इसमें बहुत सारी वीकनेस, स्ट्रेंथ बोडो लैंग्वेज पे देखना पड़ेगा। Technical terminology, this is our responsibility, not only government responsibility. CCST cannot do everything for us as a Bodo language promoter. We can also attempt. Yesterday I was suggesting chairman of CSTT. Fortunately, he is my good friend since graduation. To JU, MA, and then he went to PhD in USA. I was in JU. So I suggested him to bring 2 credit course for UG and PG program through MOOC, SWAM or NAPTED platforms.
So those who are interested to learn Bodo language, especially development of technical terminology in Bodo language, they can start training at the UG level as a value addition course or a skill enhancement course. So it will support not only to CSTT, but it also promotes language at the national and international level. So most likely we will talk to the chairman of UGC and propose this initiative, and that will be the great development for Bodo language in this country. Because you do not know anything what are the technical terminology in Bodo language. So it is not only government's job. Let us start from our college level to master level at the research level. So each and every student will prepare a set of technical terminology on Bodo language, and they will write as an assignment when they are taking 2 credit course or 4 credit course at the UG PG level. So because यहाँ तक बोडो लैंग्वेज में तकनीकी शब्दावली की विकास की बात है, तो दिस आइडिया आई हैव ऑलरेडी गिवन टू द चेयरमैन ऑफ CSTT and they will take up this issue in coming days. बाकी मुझे तो नहीं पता है, because I am not a Bodo speaker, neither I am Hindi speaker nor I am English speaker. So जब मैं अपनी पढ़ाई शुरू किया तो मैं हिंदी में करता था, ग्रेजुएशन तक। मैं जेल में गया तो पूरी चीज इंग्लिश में शुरू हो गया, और इंग्लिश मेरे लिए तो मैथमेटिक्स से भी बहुत ऊंची चीज थी। तो मैं मेहनत करके इकोनॉमिक्स में MA किया। तो अगर आपके पास विल पावर है तो आप किसी भी भाषा में महारत हासिल कर सकते हैं। शुरू में मैं ट्रांसलेट करता था और इंग्लिश में लिखता था। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि अब इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो मैं न घर का रहा न घाट का रहा है। तो ये सिचुएशन किसी बच्चे में नहीं आना चाहिए। मैं एज ए टीचर फील करता हूँ, आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करते हो आप बोलिए। अगर आजकल मैं एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में भी और इसी मीटिंग में भी हिंदी में बोलता हूँ। अंग्रेजी मुझे आती है, लेकिन वहां पे सभी तो हिंदी भाषी हैं, तो हम हिंदी में क्यों नहीं बात करेंगे? ऐसा थोड़े कोई क्राइम कर रहे हैं। आई एम नॉट कमिटिंग एनी क्राइम व्हेन आई स्पीक इन हिंदी इन द एकेडमिक काउंसिल मीटिंग। तो इंग्लिश को लोग प्रेस्टीज की भाषा समझते हैं, कोई प्रेस्टीज नहीं। हिंदी दिल से बोलिए, दिल से बोलिए हिंदी, आपको सभी प्रेज करेगा। एक हमारी भ्रम है कि हम जब अंग्रेजी बोलेंगे तो हमको लोग सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप हिंदी बोलेंगे तो भी सुनेंगे, उसमें थोड़ी सी कंटेंट होना चाहिए। तो बोडो एक्चुअली मैंने बहुत काम किया है बोडोलैंड एरिया, बट नॉट ऑन लैंग्वेज। बोडोलैंड जो आपका त्रिपुरा, मिजोरम, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैं बॉर्डर पे ही काम करता हूँ, और जो भी बॉर्डर पे लैंग्वेज बोलते हैं मैं उस पर भी थोड़ी समझता हूँ। तो जहाँ तक विकास की बात है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का, तो अभी नाइसेंट स्टेज में है। विकास करने के लिए बहुत सारे समाधान हम खोजेंगे, निकालेंगे इस संगोष्ठी के द्वारा, और उस पर गवर्नमेंट भी अमल करेगी और हम लोग प्रैक्टिस में यूज करेंगे टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का when they will introduce the 2 credit course at UG/PG level। बस इतना ही मुझे बोलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने भाषा के प्रति सरकार की उदासीनताओं का जिक्र किया। हालांकि इसकी अगली कड़ी में हम ये भी देखते हैं कि CSTT जैसे संस्थान जो है वो अभी जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और भी हो रहे हैं। उदासीनता भी बरकरार है, कुछ किया जा रहा है, कुछ बाकी है।
उम्मीद है आगे भी ऐसा होगा। साथ ही सर ने जो बोडो भाषा है उसके उद्भव को लेकर शोध की आवश्यकता पे बल दिया और इसके आधिकारिक प्रवक्ता क्योंकि प्रशांत जी हैं, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और बताएं कि बोडो भाषा का उद्भव जो है और उसका जो दिवस हमारी भी एक उत्सुकता बनी है कि क्या उसका दिवस बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, उसके बारे में अपना राय रखेंगे। मैं स्वागत करता हूँ प्रसाद कुमार जी बोडो का। आइए। नमस्ते, खुलुम्बाई। हिंदी का इतना चर्चा नहीं है, फिर भी मुझे कोऑर्डिनेटर ने बताया कि जब मैं पीपीटी इंग्लिश में भेजा उसको हिंदी में बना के लाए और हिंदी में बोलना है, तो मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूँगा। थोड़ा इधर उधर हो जाने से आप ठीक कर लेना। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार एवं हिंदी विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज के सत्र का अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नवल पासवान जी, यहाँ उपस्थित CSTT के ऑफिसर्स एंड स्टाफ और रिसर्च पर्सन्स, मिजोरम यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। बोडो भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास, इस संदर्भ में आने से पहले बोडो भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है कि बोडो असम और उत्तर पूर्वी भारत की एक प्रमुख भाषा है और ये चिनो टिबेटियन लैंग्वेज फैमिली से आता है। तिब्बत बर्मन जो ग्रुप है उसमें से है, इसका एक शाखा है। और इस भाषा के जो वक्ता है, जो स्पीकर थे, वो असम और असम के जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन थे वहाँ प्रमुख करके है और along with that area उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों में थोड़ा बहुत फैले हुए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में है, अरुणाचल में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न बहुत से स्टेट्स में, इवन नागालैंड में भी है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर भी, इसके अलावा भी नेपाल और बांग्लादेश में भी हमारे बोडो का स्पीकर्स हैं और बहुत लार्जेस्ट नंबर में नेपाल में है। नेपाल में अभी पढ़ाई भी शुरू किया है, प्राइमरी लेवल तक बोडो में उसमें टीचिंग होता है। बांग्लादेश में भी अभी शुरू हुआ है। बोडो भाषा की एक एकाडमिक लैंग्वेज के हिसाब से इसका विकास प्रारंभ हुआ था सिंस 1963 से। वो प्राथमिक विद्यालय से उसको एक शिक्षा का भाषा, एक माध्यम बना के उसको धीरे धीरे सेकेंडरी लेवल में, उसके बाद हायर एजुकेशन में लाया गया। अभी असम के 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज में इसको मास्टर्स तक पढ़ाया जाता है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और कॉटन यूनिवर्सिटी में बोडो का मास्टर्स कोर्स है। डिपार्टमेंट है फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट्स, वी हैव फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट्स। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बोडो का चेयर उसमें खोलने का भी प्रयास चल रहा है। यह बोडो भाषा का एक एकाडमिक लैंग्वेज के नाते प्रारंभिक स्तर से विश्वविद्यालय की लेवल तक आने का ये हिस्ट्री रहा है। और बोडो लैंग्वेज जो है वो
बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का ऑफिशियल लैंग्वेज है, बोडोलैंड का जो काउंसिल है, और आसाम सरकार की भी वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सहयोगी आधिकारिक भाषा है। और आप लोग को मालूम है कि बोडो सिंस 2023 इसको एक शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया है, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको डाला गया है। नाउ बोडो इज एन शेड्यूल लैंग्वेज। और बोडो भाषा में साहित्य अकादमी भी काम कर रहा है, CSTT भी काम कर रहा है, हम लोग सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट से भी जुड़े हैं, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के साथ भी हम लोग काम कर रहा है। बोडो भाषा की जो तकनीकी शब्दावली है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन बोडो लैंग्वेज, इसका प्रस्तुति 2003 से शुरू किया गया है। उस समय बोडो साहित्य सभा, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट और CSTT ये संस्थाएं एक साथ मिलके इसका पहल किया, और 2003 से आते आते 2024 तक लास्ट 20 इयर्स में हम 16 सब्जेक्ट्स में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का ग्लोसारी बना लिया। लगभग हर 1-1.5 साल में एक सब्जेक्ट का ग्लोसारी हम लोग बना लिया, और इसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी और भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स में ये सभी ग्लोसारी पब्लिश कर लिया है, हो चुका है। और ये सभी ग्लोसारी इंग्लिश, हिंदी एंड बोडो ये त्रिभाषीय है। इन ट्राइलिंगुअल ग्लोसारी CSTT ने पब्लिश के लिए, इसलिए CSTT के सामने मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बोडो भाषा के लिए CSTT ने बहुत बड़ा कदम उठाया, और इस भाषा को 20 साल के अंदर में इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो अभी मैं उल्लेख किया, कंप्यूटर साइंस से शुरू करके विज्ञान की जितना सब्जेक्ट है, कॉमर्स की है, और ह्यूमैनिटीज के जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है, उन सभी में हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम बना चुका है। और मुझे खुशी है कि आपको ये बताने के लिए कि आई एम हैप्पी टू से दैट CSTT की चेयरमैन सर का काल का जो व्याख्यान था, उसमें भी सर ने वो उल्लेख किया है, और CSTT का वेबसाइट में भी ये अवेलेबल है कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, हिंदी और इंग्लिश तो हमारे पेरेंट्स है, और उनकी हिंदी और इंग्लिश को फॉलो करके हम लोग की बाकी जो भारतीय भाषा है, हम लोग विकास के पथ पर यात्रा कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश को जोड़कर उसको, उसके अलावा दूसरा जितना भारतीय भाषा है, जितना भी इंडियन लैंग्वेज है, उनमें प्रकाशित कुल तकनीकी शब्दावली की कोश में बोडो का 2nd पोजीशन। इसमें उड़िया कुल 30 शब्दों को पब्लिश कर चुका है इन उड़िया भाषा में, दे आर इन 1st पोजीशन। और बोडो विथ 16 सब्जेक्ट्स हम लोग ऑल इंडियन लैंग्वेजेस में 2nd पोजीशन में। नहीं सर, आप फर्स्ट हैं। एक्चुअली क्या उड़िया का जो काम हुआ, उड़ीसा के ऑफिसर थे, हाँ, और बोडो का कोई था नहीं, उसके बाद भी इतना काम हो गया। हाँ, इसका मतलब बोडो में ज़्यादा काम है। थैंक यू बोलो। और अभी जो डिजिटल ग्लोसारी का बात चल रहा है, अभी जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी हमेशा हम लोग को ये अगवा करते हैं कि नाउ वी आर मार्चिंग टवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड। हम अभी डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, इंडिया भी डिजिटल कंट्री बनने जा रहा है। तो इस समय हर भाषा की जितना भी लिटरेचर है, जितना भी बुक्स है, जितना भी टर्मिनोलॉजी है, उसको डिजिटाइज फॉर्म में लाना है।
और मुझे खुशी है कि हमारे CSTT द्वारा बोर्डों में पब्लिश हुए 12 सब्जेक्ट का ग्लोसरी अभी डिजिटल फॉर्म में, वो CSTT का वेबसाइट में अवेलेबल है। उसका कुछ कल भी थोड़ा दिखाया था। और उसमें कन्नड़ा और संस्कृत सबसे ज़्यादा है। संस्कृत का 23 ग्लोसरीज डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है अभी। उसके बाद कन्नड़ा का 14 ग्लोसरीज डिजिटल मोड में है। और थर्ड पोजीशन बोरो है। अध्यक्ष पद संस्कृत में है तो संस्कृत की ज्यादा होगी, और सब भारतीय भाषा समिति के सामने सब जो संस्कृत बोलते हैं हम कन्नड़ कर्नाटक में और कन्नड़ में ज्यादा काम होगा। तो आगे कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हाँ, वो बोरो का 12 ग्लोसरीज डिजिटाइज फॉर्म में अभी अवेलेबल है। तो ये है संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि बोरो भाषा का जी नंबर्स ऑफ स्पीकर्स और रीजन ऑफ द स्पीकर्स का लोकेशन क्या है। और दूसरा जो सेकेंड मेरा पॉइंट है वो है कि वो एक स्पीकिंग लैंग्वेज है, वो कैसे एक एकेडमिक लैंग्वेज बना। और ये प्राथमिक स्तर से आप तो यूनिवर्सिटी लेवल तक आप फिलहाल 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज में, हमारे असम के 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये एक एकेडमिक लैंग्वेज है। उसका फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट्स हैं। एक लैंग्वेज की ये एकेडमिक लैंग्वेज का जर्नी है। और अलॉन्ग विद दैट ये बोडो भाषा अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी हो गया। हमारे जो काउंसिल है, रीजनल काउंसिल, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। पूरा काम उसी में चलता है अलॉन्ग विद इंग्लिश। और असम स्टेट का भी ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके मुताबिक अभी हमारे जो MLA है, मिनिस्टर्स है, वो अपने असेंबली में बोरो ही में अपना बात रख सकते हैं। और शेड्यूल लैंग्वेज होने के बाद अभी पार्लियामेंट में भी हमारे 2 ही रिप्रेजेंटेटिव्स है, लेकिन वो लोग भी कभी कभी बोरो में पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं। तो पार्लियामेंट में भी इससे बात होते हैं। और मेरा थर्ड पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है कि ग्लोसरी का विकास। हम बोरो पिछड़े हुए नहीं हैं, हम भी जितना इंडियन लैंग्वेजेस है उसके साथ जाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे कल डायरेक्टर साहब ने बताया कि CSTT और हिंदी डायरेक्टरेट का एक मिशन है, वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ द लैंग्वेजेस। और सभी को हिंदी से जुड़ना चाहते हैं। 1 नेशन, 1 लैंग्वेज, 1 कल्चर, 1 रूट। इसमें जुड़ने में थोड़ा दिक्कत हम लोग को आता है, क्योंकि इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। और चिनो टिबेटियन लैंग्वेज ये अलग सा फैमिली हो जाता है लैंग्वेज का, उनका एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और उन अलग अलग भाषा की विशेषता को एक साथ जोड़ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए अभी अलग सा एक मतलब उसका प्रस्तुति करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सा ये वर्कशॉप हो, डिस्कशन हो, सेमिनार्स हो, टेक्निकल कोई इवैल्यूएशन का काम हो, वो करना पड़ेगा। अदरवाइज इतना तत्कालिक तो ये होने वाला चीज़ नहीं है। अभी भी जुड़ रहा है बहुत सारे वर्ड्स। अभी जी साइंस का जितना बेसिक वर्ड्स है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात आया है, AI का बात आया है, ये सब में जितना भी बेसिक वर्ड है, रूट वर्ड है, वो तो कॉमन रहेगा। ये किसी भी लैंग्वेज फैमिली का हो उसमें सिमिलरिटीज रहेगा। लेकिन जो कॉलोक्वियल वर्ड्स है, जो गांव में जो बोला जाता है, जो एक लैंग्वेज का जो बेसिक फाउंडेशन होता है, उसको बदल के नेशन वाइड एक लैंग्वेज से जोड़ने में वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए थोड़ा तकनीकी विकास की जरूरत होगी और उसके बारे में बहुत सोच विचार की भी जरूरत रहेगी। अभी मैं आता हूँ NEP, इन द लाइन ऑफ NEP, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का क्या भूमिका होना चाहिए। मेरे हिसाब में
जो अभी भारत सरकार ने हम लोग के लिए एक बड़ा प्लानिंग रख दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मिशन है वो 40 इयर्स तक इसको इम्प्लीमेंट करने का एक रोड मैप बना के रखा है। और इसमें बताया गया है कि भारतीय जितना स्टूडेंट्स है सबको ग्लोबल सिटीजन बनाना है, पहला बात। तो उसके लिए कुछ सुझाव दिया है कि हमारे बच्चे, हमारे जो यंग नया जनरेशन है, उन लोग को कैसे विश्व स्तर की सिटीजन बनाए जाए। तो उसके लिए बताया गया है कि मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या था, अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड तक हम लोग अपने एक लैंग्वेज उसको मदर टंग बोल के रख लेते थे, MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और उसको ही आफ्टर बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग को दो सब्जेक्ट उसमें पढ़ने के लिए ऑप्शन होते थे। जैसे कि एक असमिया स्टूडेंट्स को असमीज मीडियम से आ गया, असमी स्कूल से आ गया, तो उसको कॉलेज में दाखिल होने के बाद अपना MIL भी उसको मिलता थे और एलोंगेटेड एडवांस असमी स्कूल के भी पढ़ने को एक सुविधा था। जैसे कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का हो गया तो उसको जनरल इंग्लिश भी पढ़ लेते थे और अल्टरनेटिव इंग्लिश भी पढ़ लेते थे। हिंदी का भी सेम, बांग्ला का भी सेम, मणिपुरी का भी सेम। उसको बदल के अब बताया गया है कि नो, एक ही लैंग्वेज को आप दोबारा 2 सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे। सुझाव दिया गया है कि अब स्टूडेंट मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा। उसके लिए अपने जो मदर टंग है वो सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन मदर टंग से रिलेटेड एडवांस कोई विषय नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ इट क्या करना पड़ेगा, उसका विकल्प के रूप में आपको किसी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ना होगा, अदरवाइज एनी फॉरेन लैंग्वेज। उसका सुझाव दिया गया। अभी जब कॉलेज में दाखिला होंगे और उसके बाद मतलब आफ्टर 10 बोर्ड एग्जाम के बाद इन स्टूडेंट्स को अपने मदर टंग के साथ एनी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज और एनी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सुझाव दिया गया। आप मिजो में पढ़ने कर रहे हो, मिजोरम में हो, तो अब तमिल तेलुगु पढ़िए। अभी तो आसामी, बांग्ला, ये सब 5 भाषाओं को अभी क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज बना दिया, ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन खुला रहे, सबके लिए, यंग जनरेशन के लिए। अभी साउथ का स्टूडेंट्स को नॉर्थ का लैंग्वेज पढ़ने के लिए, नॉर्थ का स्टूडेंट्स को ईस्टर्न का लैंग्वेज पढ़ने के लिए, ईस्टर्न का लैंग्वेज को वो तमिल तेलुगु जो भी हो, ये सब क्लासिकल लैंग्वेज का फॉर्म में लाके उसको पढ़ाने की कोशिश किए जा रहे हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन उसमें प्लेसमेंट का भी बात बताया गया है, और अलॉन्ग विद फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ने के लिए सुझाव दिया गया है, ताकि वो विश्व स्तरीय सिटीजन हम बना सके। तो उसके लिए आगे जाके मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, और उसके लिए एक नारा रखा गया है, एक स्लोगन रखा गया है, वो है वोकल फॉर लोकल। तो लोकल भाषा के लिए हम लोग को वोकल होना पड़ेगा। मतलब हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको भी विकास करना पड़ेगा, और उस विकास को कौन करेगा? डेफिनेटली जो भारत सरकार की उच्च शिक्षा की संस्थानें हैं, जैसे कि कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, साहित्य अकादमी है, NTM है, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस है, CINL है। ये जो संस्थाएं हैं ये आगे अब क्षेत्रीय भाषा की विकास के लिए काम करना अभी बढ़ेगा, और उसका एडवांटेज हमें जितना भी जो क्षेत्रीय भाषा का लोग है हम लोग को लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। अभी बात हो रहा था कि शेड्यूल लैंग्वेज या नॉन शेड्यूल लैंग्वेज का। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये पॉलिसी रहा है कि ये जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थाई है ये प्रायोरिटी में सभी शेड्यूल लैंग्वेज का काम करेगा, लेकिन नॉन शेड्यूल लैंग्वेज का काम कौन करेगा? अभी तो बहुत सारे लैंग्वेजेस नॉन शेड्यूल में रखा गया है। कल भी डिस्कस हुआ था कि 48 ऐसा प्रोपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है।
but Government of India is not initiating to recognize this language in 8th Schedule of Indian Constitution. तो मेरा ये उपलब्धि है, मेरा ये मानना है कि हर लैंग्वेज का अपना ये सिस्टर लैंग्वेजेस होता है। पासवान साहब ने कुछ देर पहले उल्लेख किया कि बोडो का सिस्टर लैंग्वेज गारो, दिमासा, कोकबोरो, असम में राभा, टिवा, लालुंग, चमवाल, ये सब है। अगर एक शेड्यूल लैंग्वेज के साथ उस शेड्यूल लैंग्वेज की जितना भी सिस्टर लैंग्वेजेस है उन लोगों को साथ में जोड़ लेते तो ये लैंग्वेजेस भी विकास का एक मार्ग मिल जाते हैं। अभी CSDT अगर बोडो का ग्लोसारी बनाएंगे और उसमें बोडो की सिस्टर लैंग्वेज को टर्मिनोलॉजी भी रखने के लिए अलाउ करेंगे तो बोडो के साथ साथ गारो आ जाएगा, गारो लैंग्वेज आ जाएगा, मीन्स आधा मेघालय आ जाएगा। कोकबोरोक आ जाएगा, कोकबोरोक आने का मतलब है आधा आधी त्रिपुरा का पूरा आधा हिस्सा बोडो के साथ चल जाएगा। तो ऐसा हर लैंग्वेज का भी सिस्टर लैंग्वेजेस होता है। अगर वो सिस्टर लैंग्वेजेस नॉन शेड्यूल भी रहा तो जो मेन लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में अंतर्गत है जो कि शेड्यूल लैंग्वेज है, तो मेरा CSDT से आग्रह रहेगा कि CSDT का फ्यूचर प्लानिंग में जो भी ग्लोसारी बनेंगे उसमें शेड्यूल लैंग्वेज के साथ, हर शेड्यूल लैंग्वेज के साथ उससे जुड़े हुए जितना भी सिस्टर लैंग्वेजेस है उनके शब्दावली को भी एक साथ रखने का अगर पॉलिसी रहेंगे तो हम बहुत से लोगों से जुड़ सकेंगे। बिकॉज लैंग्वेज इंटीग्रेट्स द पीपल। By integrating the people, language also enhance the national integrity. ये हमारे राष्ट्रीय जो समन्वय होता है, जो हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन होता है, नेशनल इंटीग्रिटी में उसमें भी एक बड़ा मतलब रोल निभा सकते हैं। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरीज, ये डिक्शनरी और ग्लोसरी इन दोनों इन चीजों को अगर हम शेड्यूल लैंग्वेज के साथ साथ नॉन शेड्यूल लैंग्वेज को भी लेके चलने का एक प्लानिंग आगे आएगी तो लोकल फॉर वोकल ये भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकते हैं। और मल्टीलिंगुअलिज्म की जो बात कही गई है वो भी संभव है। अभी मल्टीडिसिप्लिनरी का जो बात हुआ है मैं इसके बारे में विस्तारित से जानना नहीं चाहूंगा क्योंकि हम सबको मालूम है कि पहले जब इंटरव्यू होते थे हम लोग को पूछे जाते हैं कि यू आर एक्सपर्ट इन हिंदी, तो मतलब मास्टर्स आप हिंदी का मास्टर है तो हिंदी का बारे में बहुत आपको जानकारी है, तो उस विषय के ऊपर ही, नॉलेज के ऊपर ही इंटरव्यू होते थे। लेकिन आगे जाके ये नहीं होने वाला है। NEP का जो रूट में बनाया गया है वहाँ मल्टीडिसिप्लिन के बारे में बोला गया है। ओके, आप एक साइंस का, विज्ञान का छात्र है तो विज्ञान का विषय में आप मास्टर्स हुआ, बहुत कुछ मालूम है, बट व्हाट यू नो अबाउट द बेसिक साइंस, व्हाट यू नो अबाउट द फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, इन अर्थशास्त्र के बारे में आपका मौलिक ज्ञान क्या है, तो उसको पूछेंगे। यू आर एक्सपर्ट इन योर ओन डोमेन बट व्हाट यू नो अबाउट द अदर्स, प्रश्न वो आएगा। आपका विषय में आप बहुत स्मार्ट हुआ, बहुत कुछ आपके पास जानकारी है, लेकिन अदर देन योर ओन डोमेन्स, आपके मूल विषय की उपरांत आपको क्या दूसरा का क्या इंफॉर्मेशन है? बिकॉज NEP ने आपको रूट में दिखा दिया है, आपको मल्टीडिसिप्लिनरी होना है आगे और मल्टी लैंग्वेज भी होना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है और कि शेड्यूल लैंग्वेज के साथ नॉन शेड्यूल लैंग्वेज को भी आगे लेके जाना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसने एक पॉलिसी भी दी है अभी भाषा संगम के जरिए हमारे देश को इंटीग्रेट करने जा रहा है। अभी जितना भी केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी स्कूल है उसमें भाषा संगम बोल के एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इस भाषा संगम की
कार्यक्रम से वो कश्मीरी में कश्मीर की स्टूडेंट को असमिया बोलने के लिए उसमें प्रोग्राम होता है, बोरो का प्रोग्राम होता है, कभी पंजाब में होता है, और असम में असम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजाबी का वो बोलने का प्रोग्राम होता है, कश्मीरी कुछ भी हो ऐसा लैंग्वेज का। तो अभी जो लैंग्वेज एक्सचेंज का काम प्राइमरी लेवल से शुरू हो रहा है और ये कुछ साल बाद ही ये धीरे धीरे अप टू हायर एजुकेशन में भी इसका जो पिक्चर है वो क्लियर होने वाला है, इसका इन्फ्लुएंस हमारे हायर एजुकेशन में भी करने वाला है। तो अभी से हम लोग को उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। मैं यही बात आप सबके सामने रख के मेरा इस व्याख्यान की जो बात उसको मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। सर ने भाषाई विविधता की बात की, उसकी आवश्यकता की बात की, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर बात की। सर के वक्तव्य से एक बात जरूर जानने को मिली है, वो यह है कि बोडो भाषा है वो निरंतर अपनी उन्नति के पथ की ओर अग्रसर है। हालांकि उन्होंने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया जो भविष्य में संभावना है कि वो उनसे पार पा लेंगे, क्योंकि सर हम खेल फेंकता मानव जब पर्वत के जाते पांव, फिर जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो निश्चित रूप से बोडो भाषा अपने हर उन्नति को प्राप्त करेगी। इस चतुर्सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा सर, अध्यक्ष हिंदी विभाग शिक्षण विश्वविद्यालय। सर आपसे आग्रह है कि आप आए और हमारा पथ प्रदर्शित करें। सर सुप्रभात। वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली द्वारा आयोजित शब्दावली आयोग तथा मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिन के आज के इस सत्र बोडो भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास संबंधित जो विषय रहा, तो उसमें हमारे सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवल पासवान ने जो प्रस्तुति दी, सर की तरह मेरी भी हालत यही है। सर ने तो शुरू में कहा था कि बोडो से मेरा लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा भी है, क्योंकि मैं बोडो भाषी नहीं हूँ, लेकिन मैं शुरू से बचपन से ही कोकराझार में रहा और मेरी पढ़ाई हायर सेकेंडरी तक कोकराझार शहर में ही हुआ। तो उसके बाद में कुछ मुझे जानकारी है। तो सर ने बोडो भाषा के इतिहास के बारे में बताया। सचमुच बहुत बड़ी इतिहास है। जब मैं क्लास 10 में था, उस समय बोडो आंदोलन हुई थी भाषा को लेकर, लिपि को लेकर, और वो मैंने अपने आंखों से देखा। तो उस समय दंगा फसाद बहुत तरह की बातें हुई थी। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, कोकराझार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, वहाँ 4 सेक्शन है, ABCD। AB फॉर असमीज मीडियम, CD फॉर बोडो मीडियम। तो मैंने वो सब देखा। तो लेकिन बहुत विकास हुई है। हाल ही में 2009 या 10 से हम CII के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, और उस कार्यक्रम में नॉर्थ इंडिया के 9 भाषाओं पर कार्य हुई थी। और जैसे बोडो और मैथिली शायद उसी समय संविधान में स्वीकृति मिली थी, और उसमें बोडो भाषा के एक्सपर्ट के रूप में हमारे प्रशांत बोडो जी भी थे। हम लोग साथ काम किए अलग अलग जगह पर, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, इस तरह से। पूरा बुक नहीं आया अभी तक, लेकिन ये भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज की ओर से अलग अलग कार्यक्रम में बहुत सारा काम हुआ है। एक वर्कशॉप में हम लोग 7-8 दिन बैठे, और उस दौरान दिन भर हम शब्दों का ही निर्माण करते थे। और उसमें बेस वो था कि सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट की जो ग्लोसारी है वही है इंग्लिश और हिंदी, और उसके
बाद हम उस पर अपनी अपनी भाषा, जैसे मैं अपनी असमिया भाषा के लिए, तो बोडो ने बोडो भाषा के लिए, तो उसमें ये ध्यान रखा गया था कि हम सरकारी कार्यालय में जो ग्लोसारी है, ऑफिशियल ग्लोसारी, उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने तैयार किया था किसी जमाने में, बड़े बड़े साहित्यिक, तो उन लोगों ने अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर वहां रखा। साहित्यिक लोग, साहित्यिक शब्द जो आम आदमी के समझ के बाहर है। तो क्या होता है उसमें एक तकलीफ, जैसे सरकारी कार्यालय में जो ग्लोसारी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उसी को फॉलो करते हैं और आम आदमी उसी को फॉलो नहीं करते। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मैं 15 साल तमिलनाडु में रहा। तमिलनाडु में पानी को कहा जाता है टन्नी। टन्नी का मतलब पानी, अगर आपको पानी पीना है, कहीं भी जाकर टन्नी मांगेंगे तभी आपको पानी मिलेगा, लेकिन ग्लोसारी में है निरम, क्योंकि संस्कृत से ही आता है। मैक्सिमम मलयाली और तमिल के शब्दों में वो संस्कृत का ही वो लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऑफिस के जो बाबू लोग हैं वो देखेंगे, अरे इनके एप्लीकेशन में जैसे कोई इरिगेशन के संबंधित किसी विषय पर पानी के लिए एप्लीकेशन या आवेदन पत्र, तो ऑफिस के लोग देखेंगे इनका तो ग्लोसारी के शब्द ही नहीं है, तो उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। तो इस तरह के बहुत सारी समस्याओं के कारण ये निर्णय लिया गया, जिन शब्दों का प्रयोग हम घर में करते हैं, बाजार में करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम कार्यालय में क्यों ना करें। उसी को ध्यान में रखते हुए ग्लोसारी का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो उसी दौरान हम लोग एक साथ काम किए। तो अलग अलग जगहों पर हमारे 3 वर्कशॉप हो चुका है, लेकिन फाइनली वो ग्लोसारी अभी तक शायद नहीं आया है मेरे ख्याल से। तो इन ग्लोसारी तैयार हो जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बोडो भाषा का उस समय से शुरू हुआ, मतलब संविधान में स्वीकृति प्राप्ति के बाद इस तरह से काम तभी से शुरू हुई, यानी 2009 से मुझे जानकारी है। तो इसी दौरान बहुत काम हुई है। और हाल ही में मुझे अभी बोडो जी से पता चला कि बोडो दिवस भी मनाया जाता है, बोडो भाषा दिवस 16 नवंबर को, जैसे हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो सर ने उसी का उल्लेख किया था, नवल सर ने। तो मैंने तुरंत पूछा कि बोडो भाषा का ऐसा कुछ है कि नहीं, तो बोले नहीं, 16 नवंबर को हम मनाए जाते हैं। मतलब अभी धीरे धीरे बहुत समृद्ध हुआ है। अभी जो CST के द्वारा अभी ग्लोसारी में जो डिजिटल ग्लोसारी जो वेबसाइट में इनके स्थान जो है सेकंड पोजीशन में है, यानी 12 बुक्स तैयार हो चुका है जो हम वेबसाइट में देख सकते हैं। तो सचमुच ये काफी गौरव की बात है। लेकिन इस कम्युनिटी को भी आजकल बिना मांगे हमें कुछ मिलता नहीं है। तो जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक विकास नहीं होगा। जैसे अलग अलग विश्वविद्यालय में ये विभाग खोलने की जो बात है, जैसे असमिया डिपार्टमेंट यहाँ है, शांति निकेतन में है, तो वहाँ खोला गया। भले स्टूडेंट की संख्या क्या है पता नहीं, लेकिन जैसे गुवाहाटी विश्वविद्यालय में तमिल डिपार्टमेंट है और तमिल डिपार्टमेंट के जो अध्यापक है वो तमिल भूल चुके हैं, वो लोग असमिया बोलते हैं। तो इस जो भी वह डिपार्टमेंट है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बोडो भाषा समुदाय एक बहुत बड़ी समुदाय असम में है। तो असम के दूसरे जो विश्वविद्यालय है उसमें भी बोडो विभाग खुल जाना चाहिए। अलग अलग जगहों पे, जैसे पूर्वोत्तर के अलग अलग विश्वविद्यालय में भी इसका काम होना चाहिए। विभाग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे उसकी विकास होगी, तभी तो उसका सही मायने में जो दर्जा है। अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और उसको पता लगने के लिए हमें उस पर काम करना होगा। कल मैंने अभी हमारे बोडो साहित्य सभा के वाइस प्रेसिडेंट है आप, तो मैंने इसलिए पूछा आपके काम की भाषा की प्रगति में क्या क्या हो रहा है, आप लोग किस स्तर पर काम कर रहे हैं। ये तो जो भी हो एक टीम वर्क है। और बोडो साहित्य सभा का मतलब वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन बौद्धिक स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए तो काम करना ही होगा। जैसे अनुवाद, मैं तो समझता हूँ इस मामले में अनुवाद एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज बोडो में क्या हो रहा है, उसकी कल्चर, उसकी विकास के हर एक चीज अगर अनुवादित होकर दूसरी भाषा में आएंगे, खासकर हिंदी में अनुवादित होंगे, तो हम पूरे देश उसको जान पाएगा कि बोडो में क्या हो रहा है, बोडो संस्कृति क्या है, बोडो कल्चर क्या है। उसकी बहुत सारी बातें हमें पता नहीं, लेकिन वो बहुत
समृद्ध संस्कृति है, उस संस्कृति में संस्कृति से परिचित होने के लिए हमें अनुवाद की बहुत जरूरत है। और तकनीकी शब्दावली विभाग के साथ 2003 से इनका संपर्क हुआ, अभी हमारे बोर्ड जी ने बताया। और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में तो मेरे ख्याल से रिसर्च का काम भी हो रहा है। और हमारे उस समय भी हम लोग शायद, मुझे अभी उतना बोडो भाषा के विकास के बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन शायद विभाग खुल गया है तो रिसर्च का काम भी हो रहा होगा। हाँ, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सिविल लैंग्वेज के साथ साथ जो सिस्टर लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। हर भाषा के सिस्टर लैंग्वेज बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग छूट जाते हैं। कल मैंने अपने व्याख्यान में एक उदाहरण दिया था, जैसे सिक्किम की माझी भाषा के बारे में। तो माझी भाषा जो है खत्म हो गया है, तो खत्म होने के पीछे वही है कि उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, या लिखित रूप में किसी ने काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, हम साहित्य के विद्यार्थी बहुत सारे विषय पर काम करते हैं, लेकिन ये सब विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक साहित्य के साथ साथ जो भाषा विलुप्ति के कगार पर है उस पर हमें काम करना चाहिए। एक भाषा को अगर जीवित रखना है या उसकी जो साहित्य संस्कृति जो भी है उससे संबंधित उसको समाज में लाना है, तो हमें उस पर जोरदार लगातार काम करना होगा, तभी हम उसको जीवित रख पाएंगे। तो मुझे वो दुख, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं अभी एकदम अंतिम स्टेज पे है कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो उसको पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। और इस मामले में एनईपी ने जो एनईपी 2020 में जो ये किया है कि क्लास 5 तक अपनी मातृभाषा का पढ़ाई अनिवार्य है, तो कम से कम हम उस माध्यम से तो अपनी भाषा को सीख पाएंगे। अभी तो बच्चे जो है, हम जब से बोलना शुरू करते हैं तभी से हम कोशिश करते हैं वो अंग्रेजी में बात करें। दो भाई अगर दोनों के भाई के बीच लड़ाई हो तो झगड़ा भी अंग्रेजी में करें, ताकि उनकी वोकैबुलरी, उनका शब्द भंडार बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता हमारे जो संस्कृति को विलुप्त कर रहा है। हम अपनी भाषा बोलेंगे तो अपनी संस्कृति को जीवित रखेंगे, लेकिन अगर हम दूसरी भाषा में, भारतीय भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम अंग्रेजी हमारी संस्कृति नहीं है, अंग्रेजी के माध्यम से हम कभी भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम एनईपी की ये बहुत अच्छी प्रयास है कि हम बचपन जो शुरुआती दौर में हम अपनी भाषा के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। और सचमुच हमारी जो सृजनात्मक शक्ति है वो तो अपनी भाषा में है। हम कभी सपना दूसरी भाषा में नहीं देखते शायद। तो हमारी सृजनात्मक शक्ति को अगर विकास करना है तो अपनी भाषा, क्योंकि मैं अभी यहाँ से जो बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरी सारी सोच असमिया में है, बस मेरे मुंह से जो बोली निकल रही है वो हिंदी में है, क्योंकि हमारी सोच अपनी भाषा में होती है हर कहीं। इसीलिए हर एक व्यक्ति, हम अनुवादक है, अच्छे अनुवादक है, बोले हम कहते हैं कि मुझे अनुवाद वो ट्रांसलेशन करना नहीं आता या अच्छे ट्रांसलेशन कर नहीं पाते, लेकिन हम हर एक व्यक्ति अच्छे ट्रांसलेटर है। और जो भाषा संगम की बात है, केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया है, ऐसे कुछ विद्यालय में ये भाषाई आदान प्रदान बहुत अच्छी चीज है। तो भाषाई आदान प्रदान से ही हमारे बीच समझ नहीं बढ़ेगी। आज जो छोटी मोटी हमारे बीच जो लड़ाई दंगा फसाद जो हो रहा है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक सर्व भारतीय, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ, हम जो ये हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस की जगह पर हम सर्व भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए, भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। तब हमारे बीच जो है एक दूरी जो है अलग अलग भाषाएं वो खत्म हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बोर्ड के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। और इसके हमारे दो जो वक्ता के जरिए मुझे भी बहुत कुछ जानकारी मिली है, आपको भी मिली है। और सचमुच बोडो भाषा आज भी विकास के पथ पर है।
और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये विकास के उच्च शिखर तक पहुंचे और हमारे ऐसे जो प्रशांत बोड़ो जैसे यंग जनरेशन एनर्जेटिक व्यक्ति है तो बहुत कुछ कर पाएंगे। और CSTT में भी साथ साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट या पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि हम सिस्टर लैंग्वेज को भी साथ लेकर चल सके। तो इस सत्र की सफलता के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। सर ने भाषाई संगम पे बात की। सर ने हमारी सांस्कृतिक पहचान को पुनः एक बार देखने के लिए, भाषाई पहचान विरासत को पुनः देखने के लिए, उस पर गर्व करने के लिए हमसे आग्रह किया। यह वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार एवं हिंदी विभाग की जोहरा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका मुख्य विषय भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली का विकास, पूर्वोत्तर भारतीय भाषाओं के विषय संदर्भ में, उसका चतुर्थ सत्र के आप सभी प्रत्यक्ष दृष्टि रहे। इस सत्र में आए हुए आगंतुक मेहमानों का, मंचासीन अतिथियों का आभार प्रकट करने के लिए मैं अपने साथी अमित कुमार से आग्रह करता हूँ कि आए और सर का आभार प्रकट करने, धन्यवाद ज्ञापित करें। सभागार में उपस्थित अतिथिगण और मेरे गुरुजन और मेरे साथी और मेरे सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मैं अमित कुमार लोहार, मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और चतुर्थ सत्र को लेकर जो बोडो भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास के विषय पर जो बात हुई, अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा सर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर नवल पासवान सर और श्री प्रशांत कुमार बोड़ो सर और सत्र प्रभारी सुषमा कुमार मैम और संचालन के लिए रघुवीर दान चरण भैया को मेरा प्रणाम और सभी गणों को मेरा प्रणाम। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर जितना चिंता करना चाहिए और जितना किया जा रहा है, इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इस ऐसे विषय को भी लेकर बात किया जा रहा है। प्रदीप सर जी ने कहा कि सभी विद्यार्थी कितने अच्छे मतलब अनुवादक हैं। हर बार हम लोग भी ऐसे होते हैं कि किसी भाषा में बात करते हुए कई बार जब हमारी मातृभाषा भोजपुरी होती है तो हम लोग भोजपुरी सोचते हैं, लेकिन जब बांग्ला आता है तो फिर हम लोग बांग्ला में बोलने लगते हैं, मन में अनुवाद करने लगते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी बात। और सर प्रशांत कुमार बोड़ा सर भी कैसे एक चेहरा दिए हम लोगों को बोड़ा भाषा को लेके कि आँख क्या है, मतलब उसका इतिहास क्या है और उसका चेहरा क्या है, हमारे सामने इतिहास को भी एकदम हमारे सामने रखा। और नवल पासवान सर भी, सर के बारे में तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ कि सिक्किम विश्वविद्यालय से हैं और सर भैया लोग भी कई लोग बताए थे। तो सर का भी जो शोध को लेके था कि बोडो भाषा में शोध होना चाहिए, ये मुझे बहुत खुशी लगता है कि कई बार कि किसी भाषाओं के शोध को लेकर, क्योंकि सिर्फ शोध नहीं है, कई चीजों का मतलब कि पांडुलिपि का खोज है, लोगों से मिलना, बातचीत करना और वो सब चीजों को प्रस्तुत करके एक शोध का रूप देते हैं। तो सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया सर। यह है अल्पाहार का समय है। आप सभी से निवेदन है कि नीचे चाय और उसके साथ कुछ स्नैक्स अल्पाहार की व्यवस्था है। धन्यवाद। और अगले सत्र के लिए कितने बजे आ जाना है? अगला सत्र नेपाली भाषा में तकनीकी शब्दावली का विकास पंचम सत्र होगा। आधे घंटे बाद 12 बजे से उस सत्र का आरंभ किया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि अल्पाहार के बाद समय से सेमिनार हॉल पहुंचे। धन्यवाद। चलो
सबको आगे